हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्या बाई एस के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा कहाँ से आई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि शुरू में मध्य एशिया में कहीं हमारे पूर्वज इकट्ठे रहे होंगे, ऐसा विचार है विद्वानों का। हालांकि भाषाओं के बारे में अभी गहन शोध बाकी है, अभी विद्वान इसकी गवेषणा में लगे हुए हैं। फिर भी जो विचार अब तक सामने आए हैं, हमारे विद्वानों ने जो विचार दिए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो मध्य एशिया में कहीं माना जाता है कि हमारे पूर्वज पहले रहा करते थे। वहाँ से वे कई भागों में बटे, मूलतः दो भाग। कुछ लोग यूरोप की ओर गए और कुछ लोग ईरान की ओर, पूर्व की ओर आए, और कुछ लोग पश्चिम की ओर। जो पश्चिम की ओर गए वो यूरोप की ओर गए, और जो पूर्व की ओर आए वे दो भागों में बढ़ गए। एक भाग ईरान की ओर और एक भाग भारत की ओर पहुंचा। भारत की ओर जो है यही आर्य कहलाए। तो मूलतः अब हम शुरू करेंगे कि जो भाषा है हमारे जिसका व्यवहार करते हैं, या जो विश्व की भाषाएं हैं, इन पर विचार जो विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब हमारा मूल विषय है भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा का क्या मतलब हुआ? यानी भारत और यूरोप, भारत और यूरोप इन दोनों का संक्षिप्त नाम भारोप। और जैसे आप लोग भाषा की इतनी समझ तो रखते हैं कि जैसे भारत का भारतीय, इसी तरह भारोप का यानी भारोप का मतलब हुआ भारोपीय। यानी भारोपीय भाषाओं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। भारोपीय भाषा में मूलतः यहाँ देखें तो दो भागों में से बांट दिया जाता है। यह विभाजन ध्वनि के आधार पर किया गया है। इसे आप देखेंगे विद्वानों ने काफ़ी इस पर शोध किया है कि उच्चारण भारतीय भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं में काफ़ी समानता है उनके उच्चारण में। तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार विभाजित किए गए उच्चारण के आधार पर। तो इनका दो विभाजन हुआ, सतम और केंटुन। सतम और केंटुन। सतम भाषा से हमारी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है कि सतम से हमारी सबसे पहले आर्य भाषा आई, या जिसे आप प्राचीन आर्य भाषा भी कह सकते हैं। और एक भाषा बनी दरंदी और एक ईरानी। जैसा हमने आपको बताया कि जो लोग पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर आए थे, जो पश्चिम की ओर गए तो यूरोपीय हुए, जो पूर्व की ओर आए वो ईरान और भारत दोनों में बसे। तो इस आधार पे अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ। अब आर्य भाषा को अगर हम देखें तो इसी को हम प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। या इसी को हम वैदिक संस्कृत भी नाम देते हैं। वैदिक संस्कृत। अब हम मूल रूप से इसको लेकर चलते हैं, वैदिक संस्कृत को, और यहीं से किस तरह से हिंदी भाषा आज अपने
इस स्वरूप में स्थापित है। प्राचीन संस्कृत को वैदिक संस्कृत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वेदों की रचना, बड़ी सीधी सी बात है, समझने की बात है कि वैदिक यानी वेदों की रचना जिसमें हुई वह हुए वैदिक। वैदिक शब्द की रचना ही वेद में संस्कृत का ठक प्रत्यय या कहिए कि हिंदी का इक प्रत्यय लगा करके बना है वैदिक। जैसे हम बना देते हैं धर्म से धार्मिक, अर्थ से आर्थिक, तो हिंदी का इक प्रत्यय कहिए या संस्कृत का ठक प्रत्यय लग करके इस तरह शब्दों की रचना होती है। यानी वेदों से संबंधित जो संस्कृत है वैदिक संस्कृत। माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका व्यवहार हुआ और इसके बाद एक नई संस्कृत का जन्म हुआ, लौकिक संस्कृत। यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक व्यवहार में रही। हालांकि देखिए ये तो इस समय भी व्यवहार में तो नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आज भी जीवित है। विद्वानों ने इसे बचा के रखा है, तो इसकी तो हम ये सीमा बांध है, ये उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल हमको यह समझने की तो कोशिश में इसका उपयोग करना ही पड़ेगा कि कब से कब तक ये प्रभावी रही, अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली गई होगी। उसी भाषा को कहा जाता है कि यह भाषा इतने से इतने समय तक थी जिस भाषा का उपयोग अधिक से अधिक लोग कर रहे हों। ऐसी नहीं है कि और भाषाएं उस समय में नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन वे इतनी प्रभावी नहीं होती और अधिक से अधिक लोगों द्वारा वे नहीं बोली जाती हैं। अब इसी समय आप देखिए एक और भाषा जिसे हम प्राकृत भाषा कहेंगे या प्राकृत का प्रथम चरण कहेंगे, इसको हम एक प्राकृत भाषा इस समय भी आई जो इसका प्रथम चरण कहा जाएगा। प्राकृत का प्रथम चरण या प्राकृत भाषा है। इस समय एक संस्कृत के धुरंधर विद्वान महर्षि पाणिनि हो चुके थे, जो संस्कृत को नियमों में बांधा। ये वैदिक संस्कृत दरअसल बहुत कठिन थी, जटिल संस्कृत रही होगी, लेकिन हम लोग आभारी हैं महर्षि पाणिनि जी के कि जिन्होंने लौकिक संस्कृत को एक नियम में बांधा और उसे ऐसा बनाया कि अगर लोग रुचि लें तो जन सामान्य भी संस्कृत को समझ सकते हैं। लेकिन उसी समय एक प्राकृत भाषा भी थी। दरअसल होता क्या है कि एक मानक भाषा हर समय समाज में रहा है कि एक मानक भाषा शिक्षित वर्ग ही बोलते हैं और एक बिगड़ी हुई भाषा भी समाज में एक या एक से अधिक रहती है। जैसे इस समय ही आप ले लीजिए कि शिक्षित वर्ग वो मानक हिंदी का प्रयोग करता है, लेकिन और भी भाषाएं हैं। ये प्रथम चरण में अभी प्राकृत है अपने, अभी इसके 2 चरण और हैं जो इस लौकिक संस्कृत के साथ ही विकसित थी। एक प्रसंग आता है रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता को अंगूठी भगवान राम द्वारा भेजी गई अंगूठी को देना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि यदि वाच्यम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। अर्थात यदि मैं द्विजातियों की तरह संस्कृत भाषा में माँ सीता से बोलता हूँ तो कहीं माँ सीता मुझे रावण समझ करके भयभीत न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ, स्पष्ट है कि वो कोई और भाषा बोलना चाह रहे थे।
जो माँ सीता को भी समझ में आए और हनुमान जी बोल सकते हैं। तो एक ये और भी भाषा जिसे हम प्रथम चरण में प्राकृत भाषा को देखते हैं। इसके बाद ऐसे एक अलग भाषा का विकास होता है जिसको हम पाली भाषा कहते हैं। पाली, यह सच वास्तव में यह प्राकृत का दूसरा चरण है। वास्तव में यह प्राकृत का दूसरा चरण है और इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 तक मानते हैं। यह भाषा एक पहली ऐसी भाषा अब आई संस्कृत से हट करके कि जो कि मानक भाषा थी। एक मानक भाषा थी यह और जन भाषा पहली थी यह। आप देखेंगे व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह भारत की पहली जनभाषा कही जाती है या इसे पहली देसी भाषा भी कहते हैं। यह उस समय अधिकांश लोगों द्वारा व्यवहृत थी। महात्मा बुद्ध इसी भाषा में, पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं जैसे अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक, इन सब की रचना इसी पाली भाषा में हुई है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो अब हम इसके पाली भाषा के बारे में हमने बताया कि यह पहली जन भाषा थी या पहली देसी भाषा भी इसे कहते हैं। इसका समय हम 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कह सकते हैं। अब इसके बाद एक नई भाषा आती है जिसे हम प्राकृत कहते हैं। यह वास्तव में प्राकृत का तीसरा चरण था। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि प्राकृत तो हम कब से लेकर चल रहे हैं। देखिए, विद्वानों ने इस प्राकृत को 2 अर्थों में बताया कि इसकी प्रकृति संस्कृत से मिलती है, इसलिए यह इसका नाम प्राकृत रखा गया। दूसरा, प्रकृति मतलब होता है सामान्य लोग, उनकी जो भाषा हो उसका नाम रखा गया प्राकृत भाषा। तो यह वास्तव में 3 चरणों में देखने को मिलती है। अब यह जो तीसरा चरण है यह 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है इसका विकास। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी। सामान्य लोग तो बोलते ही थे, मतलब जैन धर्म ने इस भाषा को अपने उपदेश का माध्यम बनाया। महावीर स्वामी इसी भाषा में अपना उपदेश दिए और जैन धर्म के ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर इस प्राकृत भाषा, अच्छा, इस प्राकृत भाषा में एक बात और आप समझ लीजिए, थोड़ी सी बहुत बिगड़ी हुई भाषा थी, इसलिए इसे म्लेच्छों की भाषा भी कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि म्लेच्छों की भाषा किसे कहते हैं, तो प्राकृत भाषा को म्लेच्छों की भाषा कही गई।
ये बहुत बिगड़ी हुई भाषा थी। प्राकृत भाषा के बारे में हमने बताया कि यह प्रकृति सामान्य लोगों के द्वारा व्यवहृत भाषा थी, इसलिए प्राकृत हुई। बररुचि इस भाषा के महान व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इस भाषा पर व्याकरण लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे के विकास के बारे में। अब इस प्राकृत भाषा का आगे एक रूप बनता है, एक अलग रूप बनता है, जिसका नाम रखा गया अपभ्रंश। आप अपभ्रंश का अर्थ समझते हैं कि जो भ्रष्ट हो गई हो, अपने रास्ते से भटक गई हो। तो अब भाषा बिगड़ गई और भी बिगड़ती चली गई, और इसका अपभ्रंश का भी जो उत्तरावस्था था, माने बाद वाला सबसे अंतिम अवस्था, वह अंतिम अवस्था इसका अवहत्थ कहा जाता है। अवहट्ट या अवहत्त, अवहट्ट या अवहत्थ, यह उत्तर अवस्था थी, माने अंतिम अवस्था, जिसको यह सबसे बाद की अवस्था कहेंगे। इसके बाद अब यह देखिए अपभ्रंश या कह लीजिए अवहट्ट किस तरह से 7 भागों में बट जाती है, 7 अपभ्रंशों में बढ़ जाती है, और फिर उसी में से किस में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है, आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब इस हट्ट के या भ्रंश आप कह लीजिए 7 रूप देखने को मिले। पहला सौरसेनी। इस सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, भाषाएं आती हैं। इसके बाद पैसाची एक भाग है, पैसाची। पैसाची के अंतर्गत लहदा और पंजाबी भाषाएं आती हैं। फिर एक और भाग है तीसरा, ब्राचड़, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा आती है, सिंधी। एक और है खस, खस के अंतर्गत पहाड़ी भाषा आती है। एक और महाराष्ट्री, या जिसे हम मराठी कहते हैं, मराठी भाषा। तीसरा अगला छठा मागधी। मागधी के अंतर्गत ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यानी उड़िया, बिहारी और बंगाल की भाषाएं, यानी बंगाली आती है। एक तीसरा था, 7वां है अर्धमागधी। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं जगह लेकर के।
महाराष्ट्री यानी मराठी भाषा जिसमें है, फिर मागधी और अर्धमागधी। अब यहाँ देखिए मागधी भाषा में बिहारी, उड़िया, पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की भाषा है, बंगाली भाषा, यह सब आती है। इस श्रेणी में यहाँ देखिए पश्चिमी हिंदी की हमने चर्चा कर दी, लेकिन एक अपभ्रंश, एक अलग उसका नाम विद्वान देते हैं, नागर अपभ्रंश। इस नागर अपभ्रंश से ही माना जाता है जिसे पश्चिमी हिंदी कहा गया, पश्चिमी हिंदी। और इस पश्चिमी हिंदी से हिंदी भाषा का विकास होता है। और यहाँ अर्धमागधी में अर्धमागधी अपभ्रंश, ये देखिए अर्धमागधी जो थी यह पूर्वी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। और इसी से अर्धमागधी अपभ्रंश आया। और जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पर जोर देते हैं कि इन दोनों के मिल प्रभाव से या इन दोनों से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि यह पूरा समय, यह अब जो अपभ्रंश का था, प्राकृत का 500 ईस्वी तक था, और इसके बाद अब इसे 500 से 1000 ईस्वी तक मानते हैं, इसका समय। इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति होते। आइए हम एक बार फिर चीज़ों को दोहरा लेते हैं कम समय में। हमारी जो आर्य भाषा है यह भारोपी भाषा परिवार के शतम भाषा से निकली हुई है, जिसे हम प्राचीन आर्य भाषा को ही प्राचीन वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें हमारे जो वेद हैं इनकी रचना हुई। अब वहाँ से भाषा दो भागों में बटी, एक लौकिक संस्कृत और एक प्राकृतिक संस्कृत। प्राकृत लौकिक संस्कृत में कई भाषाओं ग्रंथों की रचना हुई है, रामायण, महाभारत, और जो दर्शन ग्रंथ हैं हमारे, नाटक हैं, बहुत अधिक रचनाएं हुई हैं इसमें। इसके बाद आगे पाली भाषा का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक उसका समय माना गया। लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया, और पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। पाली भाषा बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा रही। इसे पहली जनदेशी भाषा, जनभाषा या देसी भाषा कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई। इसके बाद हिंदी प्राकृत भाषा अपने तीसरे चरण में हुई। पहली प्राकृत और दूसरा चरण पाली, तीसरा प्राकृत, 3 चरण। और इसका विकास 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हुआ। इसके बाद 500 ईस्वी से लेकर के आगे अपभ्रंशों का विकास हुआ, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई। 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंशों में जो अंतिम अवस्था थी वह अवहट्ट थी, या इसे अवहत्थ कहा गया। यह विद्यापति की रचनाओं में इस भाषा का प्रयोग मिल जाएगा। अवहत्थ अब आगे चल करके
कई भाषाओं में 7 भागों में बढ़ जाती है। सौसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। और इस सौसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इसका विकास होता है। इससे एक और अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश का विकास होता है जिसे पश्चिमी हिंदी कहा गया। अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश जिसे पूर्वी हिंदी कहा जाता है का विकास हुआ और इन दोनों से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। यही थी हिंदी भाषा के आगमन की बात। आज की जो मानक भाषा हिंदी है, यह इस हिंदी भाषा से अलग रही। ये आज काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन हम केवल हिंदी भाषा के आगमन की बात, उसके जन्म की बात को समझे हैं। अब वो किस तरह अपने तरुणावस्था को प्राप्त की है वो जानना है तो इसे आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।